कभी कभी क्या होता है कि आपके शरीर में किसी बाहरी बैक्टीरिया की वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं, जैसे बुखार वगैरह आ जाता है। तो उस केस में डॉक्टर जो होता है आपको एंटीबायोटिक दवाएं देता है। वो एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं उनमें मुख्य रूप से कौन कौन सी दवा होती है? तो या तो पेंसिलिन होगा, या फिर टेट्रासाइक्लिन होगा, या फिर जेंटामाइसिन होगा, या फिर क्लोरोमाइसिटिन होगा। आप लोग यदि दवा दुकान पर जाएंगे तो आपको बुखार के दवा के साथ साथ, बुखार की जो दवा होती है एक्चुअली उसको हम लोग कहते हैं एंटीपायरेटिक, और उसके साथ एंटीबायोटिक भी दे देता है, जिसमें से पेंसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन इत्यादि दिया जाता है। तो ये सभी दवाओं का नाम जो है वो एग्जाम्स में आजकल धड़ल्ले से पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोगों को याद रखना जरूरी है। अब बात आता है प्रतिरोधी। ये कौन सी औषधि होती है जिसको एंटीसेप्टिक्स कहते हैं? तो कई बार आपको खेलते समय कहीं पे कट लग जाता है, किसी वजह से कट जाता है, तो उसमें एक घाव हो जाता है, उसको भरने के लिए आप लोग किसका यूज करते हैं? तो इस प्रतिरोधी का उपयोग करते हैं, यानी कि एंटीसेप्टिक क्रीम का उपयोग करते हैं। कई बार टीवी में ऐड आप लोगों ने सुना होगा एंटीसेप्टिक क्रीम। तो ये कौन सा होता है, उसमें क्या होता है? तो इसमें आयोडीन फिनॉल होता है या फिर हेक्साक्लोरोफिन होता है। क्या क्या होता है? आयोडीन फिनॉल या फिर हेक्साक्लोरोफिन होता है। और एंटीपायरेटिक्स जो होते हैं इसका उपयोग कहाँ पे जाता है? तो शरीर में यदि दर्द और बुखार हो रहा है तो एंटीपायरेटिक्स का यूज किया जाता है। इसमें आपका मेन होता है एस्प्रिन, क्रोसिन, पायरेडोमिन। कई लोग क्रोसिन के नाम से एक दवा आती है उसको भी खाते होंगे बुखार उतारने के लिए। तो ये सारी दवाएं किस में आती है? एंटीपायरेटिक्स में आती है। तो चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं ये जो स्पीडी का बुक है रेलवे सामान्य ज्ञान, इसके सेट नंबर 85 से लेकर 90 तक के सारे मॉडल सेट्स को ये कंप्लीट बुक मैं इस चैनल पर करवाने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग इसके हर एक मॉडल सेट को देख सकते हैं, उसके सारे क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझ सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था। कई लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि रदरफोर्ड ने किया था। तो जी नहीं, रदरफोर्ड ने उसका नामकरण किया था, और खोज की जब बात होगी तो गोल्डस्टीन आ जाएगा। और कई जगह रदरफोर्ड ही आंसर भी सही हो जाता है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग जाएंगे। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पेड़ पौधे जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अमोनिया की खोज किसने की थी? तो 1771 ईस्वी में प्रिस्टले ने अमोनिया की खोज की थी। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने 1776 में। ये ईस्वी सन याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन हेनरी कैवेंडिश का नाम आप लोग याद रखेंगे, इन्होंने हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। खाने वाला सोडा यानी कि जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, उसका नाम क्या होता है? रासायनिक नाम वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसमें होता है NaHCO3। NaHCO3 इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और केवल सोडियम कार्बोनेट रहेगा तो वो धुआं सोडा हो जाता है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया में हम लोग 46% नाइट्रोजन देखते हैं, जो खेतों में यूरिया छीटा जाता है फसलों के उत्पादन के लिए। नोबेल का तेल किसे कहते हैं? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है उसे नोबेल का तेल कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबेल का तेल, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। बढ़ते हैं हम लोग आगे। सीमेंट क्या है? तो ये मुख्यतः कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। किसका किसका? कैल्शियम एल्यूमिनेटो और कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण को सीमेंट कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? तो चूना होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, मैग्नीशियम, आयरन तथा अल्फर के ऑक्साइड मिले होते हैं। इससे आपका सीमेंट बनता है। पाइरेक्स कांच क्या है? तो सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट का मिश्रण होता है पाइरेक्स कांच में। फ्लिंट कांच में क्या होता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण होता है आपके फ्लिंट कांच में। उसके बाद आता है आपका क्रूक्स कांच। देखिए कांच कई तरह के होते हैं, अलग अलग जो कांच होते हैं अलग अलग तरह के वस्तुओं को बनाने में उपयोग किए जाते हैं। तो क्रूक्स कांच जो होता है इसमें सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका का मिश्रण होता है, और इससे धूप के चश्मे का लेंस जो होता है वो क्रूक्स कांच से बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो चैनल पे यदि नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, यदि पुराने हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। वांछनीय परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर होते हैं उन्हें वांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है और ये वांछनीय है। वांछनीय क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कि दूध से दही बने तो हमें ज़्यादा टेस्टी, कुछ लोगों को लगता है तो वो खाते हैं, कुछ लोगों को दही नहीं खाना पसंद होता है तो उनके लिए वांछनीय नहीं है। लेकिन यदि ओवरऑल एक एवरेज मान के चलें तो ये वांछनीय है कि दूध से दही बनेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे घी निकाल पाएंगे वगैरह वगैरह। बीज का उगना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन ये वांछनीय है, ये जरूरी भी है।
तो इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं इनको वांछनीय परिवर्तन कहते हैं। और कुछ परिवर्तन अवांछनीय होते हैं जो आपके मानव जीवन के लिए हितकर नहीं होते हैं, जैसे घर में आग लग जाना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है लेकिन ये वांछनीय नहीं है। खाद्य पदार्थ जो है उनको सड़ जाना, ये वांछनीय नहीं है, लेकिन उसमें केमिकल रिएक्शन तो हो ही रहा है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए थे, ये वांछनीय नहीं है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो ऐसा परिवर्तन जिससे पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे यदि आप पानी में चीनी को घोल दें तो शरबत बनेगा, लेकिन उस पानी को वाष्पीकृत करके उड़ा दें तो पानी को आप संघनित करके पानी भी वापस प्राप्त कर सकते हैं और उसमें जो बच जाएगा बर्तन में आपका चीनी रहेगा, तो वापस से दोनों चीज आपको मिल गया, उसमें कोई नया चीज तो बना नहीं। तो उस तरह के परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन यदि उससे एक नया प्रोडक्ट बन जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। रासायनिक परिवर्तन जिसमें क्या होता है, नया पदार्थ बन जाता है, जैसे मैग्नीशियम के तार का गलना, लोहे में जंग लग जाना, दूध से दही बन जाना। दूध से दही बनेगा तो क्या होगा? दूध था, उससे दही बन गया, अब दूध वापस तो आ नहीं सकता है, लेकिन फिजिकल में क्या होता है कि वो वापस अपने आकृति में आ सकता है। मोमबत्ती जल जाएगा तो जल के तो खत्म हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि ना मोमबत्ती का जलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है, वापस से मोमबत्ती ढाल लेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। आप एक लंबा सा मोमबत्ती जलाइएगा, उससे जितना मोम नीचे गिरा हुआ मिलेगा आपको, वो पूरा मोमबत्ती के बराबर नहीं होता है, वो जलता है उसमें से। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं और कौन कौन? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? प्रोटियम, टाइट्रियम और ड्यूटेरियम, ये 3 उसके समस्थानिक होते हैं। काला शीशा के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रेफाइट को हम लोग जानते हैं काला शीशा के नाम से। काला शीशा को और किस नाम से जानते हैं? तो प्लम्बैगो के नाम से काला शीशा को जानते हैं। हीरा कौन सा कितने फलकीय होता है? तो हीरा समचतुष्फलकीय होता है, इसको टेट्राहेरोन कहते हैं, टेट्राहेरोन। उत्प्रेरक का कार्य क्या है? देखिए, उत्प्रेरक का कार्य जो हमारे समाज में होता है कि कोई 2 आदमी लड़ रहा होगा तो बीच में वो खड़ा हो गया, मार 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 मार, मारेगा और मार। तो वो क्या कर रहा है? वो उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है, यानी कि उन दोनों के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है उसको और तेज करने का काम कर रहा है। उसी तरह का उत्प्रेरक होता है रासायनिक, जब अभिक्रिया हो रही होती है उसके अंदर, वो रासायनिक अभिक्रिया को तेज करने का काम करता है। वृक्षों के समीप या नीचे रातों में क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, इसलिए वृक्षों के समीप या उसके नीचे नहीं सोना चाहिए। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो रासायनिक का नाम क्या है? इसको सोडियम थायोसल्फेट के नाम से जाना जाता है, जो फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये 1956 में किया गया था। तेल एवं प्राकृतिक गैस, जिसको ONGC कहते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस की स्थापना 1956 में हुई थी। अच्छा, बेकेलाइट क्या है? ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का एक मिश्रण होता है बेकेलाइट। आप लोग कुकर वगैरह में लगा हुआ जो काला वाला हैंडल, या फिर कुकर के ठीक मैंने हैंडल के ठीक सामने में एक लगा होता है पकड़ने के लिए, ताकि कुकर को आसानी से उठाया जा सके, वो सब किसका बना होता है? बेकेलाइट का बना होता है। ये उष्मा का कुचालक होता है, उष्मा और जो करंट है वो सबका कुचालक होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। इस वीडियो में हम लोग SPD के बुक को कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो SPD रेलवे सामान्य ज्ञान आता है, सामान्य विज्ञान एक्चुअली, तो इसको हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं, कंप्लीट बुक में आपको देने वाला हूँ। चलिए हम लोग मॉडल सेट नंबर 87 को देख रहे हैं। इसमें आपका सर्वाधिक आघातवर्ध यानी कि मेलिएबल धातु कौन सा है? तो सर्वाधिक मेलिएबल यानी कि इसको पीट करके सबसे लंबा चादर बनाया जा सकता है, वो होता है सोना। मेलिएबल में होता है पीट के चादर बनाना, और डक्टाइल जब बोलेंगे तो उसका मतलब होता है उसको खींच करके तार बना देना। घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु कौन सी है? तो आपके सबके घरों में अक्सर एल्यूमिनियम आपको देखने के लिए जरूर मिल जाएगा, चाहे बर्तन के रूप में हो, तार के रूप में हो, मतलब कहीं ना कहीं आपको एल्यूमिनियम जरूर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये घरेलू प्रयोग में सामान्य रूप से लाया जाने वाला आपका तत्व है, बर्तन मतलब धातु है। पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड किस कारण से मिलाया जाता है? चूंकि इसको एंटी नॉकिंग दर बढ़ाने के लिए हम लोग पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड को मिला देते हैं। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाली यौगिक का नाम क्या है? तो ये क्लोरोक्विन जो है ये मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम करता है। अभी क्या हुआ था कि जब कोविड-19 आया था तो अमेरिका ने इंडिया से मांगा था यही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। क्यों? क्योंकि ये दवा देखो कारगर तो नहीं थी कोविड-19 में, लेकिन काफ़ी
रोकने में इससे मदद मिल रहा था कोविड-19 को, इसलिए जो क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये मांगा था अमेरिका ने इंडिया से। तो क्लोरोक्विन किसकी दवा है? तो ये मलेरिया रोधी औषधि का यौगिक है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है, और आप जानते हैं कि यदि 7 से ज़्यादा किसी का पीएच है, इसका मतलब कि वो क्षारीय है, और 7 से कम है यानी कि वो अम्लीय है। इसलिए मनुष्य का जो रक्त होता है वो क्षारीय होता है। एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले जो मनुष्य होते हैं, वायु प्रदूषण के वो शिकार हो जाते हैं। उनका शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो फेफड़ा उनका सबसे अधिक प्रभावित हो जाता है, क्योंकि एस्बेस्टस से जो एस पार्टिकल उड़ते हैं, यानी कि जो राख के पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं, वो सीधे सीधे सांस के माध्यम से उनके फेफड़े से जाके चिपकते हैं और उसको खराब कर देते हैं। लार की प्रकृति क्या होती है? तो लार की प्रकृति अम्लीय होती है, इसका पीएच 7 से कम होता है। रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन है? तो रेत पर कोई जानवर वगैरह जब कहीं से गुजर जाता है और पता लगाना होता है कि यहाँ से कौन सा जानवर निकला, ये मान लो डिस्कवरी वाले पर आप लोग देख सकते हैं, डिस्कवरी साइंस जो चैनल है उस पर वो दिखाते रहता है ये सब। तो पैराफिन मोम का उपयोग करता है, वहाँ पे तुरंत ढाल कर देख लेगा कि किस जानवर का पंजा यहाँ से गुजरा है। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन है? तो इससे विटामिन का सबसे अधिक ह्रास होता है भोजन को पकाते समय। एक्वारेजिया में किसका मिश्रण होता है? तो इसमें HCl प्लस HNO3, यानी कि ये 1 और ये 3, 1:3 का यहाँ पे मिश्रण किया जाता है। इसको एक्वारेजिया कहते हैं या फिर अम्लराज कहते हैं। और एक अम्लों का राजा होता है, जो बैटरी में आप लोग पानी डालते हैं, डिस्टिल वाटर नहीं, जो सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं उसको अम्लों का राजा कहते हैं, और इसे अम्लराज कहते हैं। दोनों शब्द में अंतर है, अम्लराज और सारे अम्लों का राजा वो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन अम्लराज की जब बात करेंगे जिसमें सोना को घुलाया जा सकता है, ये होता है एक्वारेज, यानी HCl प्लस HNO3। बिटुमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? इसको भंजन आसवन कहते हैं। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है, सबसे गंदा कोयला पीट कोयला को माना जाता है। शर्करा के शोधन में किसका विरंजक प्रयोग होता है? तो ये बोर ब्लैक का उपयोग हम लोग करते हैं शर्करा के शोधन में। कृत्रिम रेशम कौन होता है? रेयॉन को हम लोग कृत्रिम रेशम कहते हैं। किसका एसिटिलीकरण द्वारा हेरोइन बनाई जा सकती है? तो मॉर्फिन जो होता है, इसका एसिटिलीकरण जब करेंगे तो इससे मॉर्फिन का जब हम लोग एसिटिलीकरण करेंगे तो उससे हीरोइन बनता है, वही हीरोइन नशा में उपयोग किया जाता है। रबर के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? तो सल्फर का उपयोग करते हैं, ताकि उसमें इलास्टिसिटी और हार्डनेस बढ़ सके। बढ़ते हैं मॉडल सेट नंबर 88 के पहले प्रश्न की ओर। रोल गोल्ड किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो तांबा और एल्यूमिनियम के मिला देने से रोल गोल्ड बनता है, जो महिलाएं गहना के रूप में उसको पहनती हैं। सोल्डर किस किस मिश्र धातु से मिलकर बनता है? तो टीन और सीसा को मिलाकर सोल्डर बनता है। जो आपके घर में फ्यूज लगा होता है वो टीन और सीसा का बना होता है, ठीक है। ऐसा गलनांक जो होता है वो निम्न होता है और प्रतिरोध इसका उच्च होता है। फ्यूज तार, सीसा और टीन। RDX का पूरा नाम क्या होता है? तो इसको रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव कहते हैं। RDX को क्या कहते हैं? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। इसी से विस्फोट किया जाता है। खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? तो टेफ्लॉन लगा बर्तन आता है, जिसमें आपको तेल वगैरह उसमें आप डालिएगा तो चिपचिपा जो होगा नहीं होगा, मतलब वो क्लियर रहेगा, धोना वगैरह आसान रहेगा उसको। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो एडिपिक एसिड जो होता है उससे आपका नायलॉन बनाया जाता है। नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है, धागा है। मानव निर्मित पदार्थ कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो ये रेयॉन होता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बेंजोइक एसिड का उपयोग करते हैं। ये इसको परिरक्षक के रूप में यूज करते हैं, यानी प्रिजर्वेटिव के रूप में। शाही के धब्बों को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग करते हैं। मधुमक्खियों के काटने पर दर्द क्यों होता है? क्योंकि उनका डंक में या फिर चींटियों के डंक में, इन सब में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, जिस कारण हमें बहुत ज़्यादा जलन होती है। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम के तहत होता है? तो किण्वन के तहत। किण्वन मतलब सड़न होता है, तब शराब का निर्माण होता है। मिथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल किस नाम से जाना जाता है? तो मिथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल को वुड एल्कोहल के नाम से हम लोग जानते हैं। किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो किण्वन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसको CO2 इसका फॉर्मूला होता है। जब किण्वन करा जाए, यानी शराब जब बनता है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।
हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, और भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसलिए उसको ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जितना भी लोग एसी चलाता है उसके एसी से क्या निकल रहा होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस निकल रहा होता है, और उससे आपका जो ओजोन लेयर है उसमें ह्रास हो रहा है। और विडंबना देखिए कि जो लोग एसी में दिन रात रह रहे हैं वही आकर के और ग्लोबल वार्मिंग पे बहस करेंगे और बोलेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालना चाहिए। अरे भाई तू अपन आदत तो पहले सुधार ले, एसी तो बंद करके रख, तू तो होगा नहीं, लेकिन ज्ञान देंगे दुनिया भर के। बढ़ते हैं आगे। खैर, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये होती है एसिटिलीन गैस। कौन सी गैस होती है? एसिटिलीन गैस। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड का हम लोग उपयोग करते हैं कांच के ऊपर लिखने के लिए। कांच पे आप डायरेक्ट लिखना चाहिएगा तो नहीं लिख पाइएगा, जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड उस पर नहीं लगाएंगे। बढ़ते हैं हम लोग मॉडल सेट नंबर 89। मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl पाया जाता है हमारे अमाशय के अंदर, जिसको आप लोग जनरली पेट कह लेते हैं। ओलियम क्या है? तो ये सधु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO जो होता है इसको हम लोग ओलियम कहते हैं। दमा को रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो दमा का जो रोगी होता है उसको वायु के स्थान पर He+O2 यानी कि हीलियम प्लस ये ऑक्सीजन जो होता है ये उसको दिया जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में किसका मिश्रण होता है? इसको मेडिकल ऑक्सीजन कहते हैं, जिसमें आपका हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण जो है वो रोगियों को दिया जाता है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो तत्व की जब बात करेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा, धातु की जब बात करेंगे एल्यूमिनियम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? फास्फोरस को हम लोग रखते हैं जल के अंदर। मोटर कारों के धुआं में कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस होती है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो मोटर कार या फिर मोटरसाइकिल के धुएं में निकलता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है भारी मशीनों में। पानी की शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल या फिर डिस्टिल्ड वाटर, यदि वर्षा का जल ऑप्शन में न रहे तो। समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा निकालते हैं? इसको आसवन विधि कहते हैं। सबसे भारी धातु ओस्मियम। आतिशबाजी में जो हरा रंग का पटाखा आपको दिखता है, पटाखा ऊपर जाकर फूटता है और हरा रंग बिखेरता है, तो बेरियम के कारण होता है। और यदि पटाखा ऊपर जाकर फूटा और लाल रंग निकाला तो उसमें स्ट्रांसियम की मात्रा होती है। तो सरकार ने इस बार पटाखा बैन जो लगाया था उसमें कहा था कि जो पटाखे हरे रंग के होंगे ऊपर जाके जिसमें बेरियम होगा उस पर रोक लगा दो पूर्णतः, लेकिन लगा तो है नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं। सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लेटिनम को हम लोग सफेद स्वर्ण के नाम से जानते हैं। बेवकूफों का सोना यानी फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? आयरन पायराइट्स को बेवकूफों का सोना कहते हैं। लोहे पर किसकी परत चढ़ाने से उसमें जंग नहीं लगता है? तो यदि गैल्वेनाइजेशन कर देंगे यानी कि जस्ता का एक परत चढ़ा देंगे तो लोहे पर जंग नहीं लगेगा। लोहे पर जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका वजन जो होता है बढ़ जाता है। लोहे पर यदि जंग लग जाए तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि मूर्छा लगेगा तो लोहा का वजन घट जाएगा, नहीं, वजन उसका बढ़ जाता है। सोडियम धातु कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम धातु को हम लोग किरासन तेल में रखते हैं। इस सोडियम धातु को आसानी से काटा जा सकता है चाकू की मदद से। बढ़ते हैं आगे। मॉडल सेट नंबर 90, ये आज का अंतिम मॉडल सेट है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि यहाँ तक आप पहुँच गए होंगे मतलब आपको पसंद आ रही है। तो अब आगे आपको पता है क्या करना है। शून्य समूह में रखे गए किस तत्व के, मतलब जो तत्व रखे जाते हैं 6-7, उनको किस नाम से जानते हैं? उसको अक्रिय गैस भी आप लोग कहते हैं, या फिर नोबेल गैस कहते हैं, या फिर जीरो एलिमेंट कहते हैं, बहुत सारा नाम है तो उनका। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? तो ये एल्यूमिनियम है और सेकंड स्थान पे आपका सिलिकॉन आता है। अभी पूरे वर्ल्ड में सिलिकॉन शॉर्टेज चल रहा है, जिस कारण से बहुत सारे इलेक्ट्रिक गुड्स जो हैं उनका दाम कम नहीं हो रहा है, या फिर मोटर जो गाड़ियाँ हो रही हैं लग्जरी गाड़ियाँ, उनका दाम कम नहीं हो रहा है। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके सिलेंडर के अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी का मुख्य गैस कौन सी है? तो ब्यूटेन होती है। तेलों का हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकेल का उपयोग करते हैं तेल का जब हाइड्रोजनीकरण कर रहे होते हैं, और तो उसके उत्प्रेरक के रूप में। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो यदि नीला लिटमस है उसको लाल करेगा कोई चीज तो उसको अम्ल कहेंगे। यदि लाल रहेगा उसको नीला कर दे तो उसको क्षार कहेंगे। यदि लाल ऑलरेडी है
और उस पर आप अम्ल डालिएगा तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। अभी नहीं कहो कि लाल है तो और लाल हो जाएगा, खूनी लाल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लाल है तो लाल ही रहेगा यदि उस पर आप अम्ल डालेंगे तो। हाँ, यदि आप लाल है उस पर क्षार डालेंगे तो उसको नीला कर देगा। यदि पहले से ही नीला है उस पर आप और क्षार डालिएगा तो वो नीला ही रह जाएगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। हमें जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है, ये कहाँ से आती है? तो ये जल से आती है, क्योंकि पौधे जल का अधिशोषण करते हैं और साथ साथ सूर्य का प्रकाश लेते हैं। उससे जब अपना भोजन बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन यही जल में से निष्कासित करके छोड़ते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? एफ बेंटिंग ने की थी 1932 में इंसुलिन की खोज। हृदय परिवर्तन की खोज किसने की? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, यानी एक मनुष्य से निकाल कर दूसरे मनुष्य में उन्होंने डाला था 1967 में। सल्फा ड्रग की खोज किसने की? तो ये जी डोमाग जो है उन्होंने खोज की थी सल्फा ड्रग की। हैजे के टीका की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। डीडीटी की खोज पॉल मूलन ने। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। एस्पिरिन की खोज ड्रेसर ने। रक्त परिवहन तंत्र जो होता है हमारे शरीर के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण की खोज कार्ल लैंडस्टीनर, रक्त परिवर्तन की खोज ये किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, और रक्त परिवहन या रक्त संचरण जो है वो विलियम हार्वे ने किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और टीबी की चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी आगे आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी फ़ायदा हो सके विज्ञान के प्रश्नों में। यदि आप लोग किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर काम करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी छठ पूजा, धन्यवाद।